नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी वीडियो का जो री एग्ज़ाम होने वाला है जून में, उसके लिए सभी लोग यूपी स्पेशल का पार्ट 1 यहाँ पर देखेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि जो यूपी वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें संभवतः 3 से 4 प्रश्न यूपी स्पेशल के आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी यदि आप यूपी वीडियो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। बताना है कि लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया यूपी में। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 1975, बी ऑप्शन है 1950, सी ऑप्शन है 1977 और डी ऑप्शन है 1965। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1975। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यूपी लोकायुक्त जो है, यह यूपी लोकायुक्त अधिनियम 1975 अधिनियम नागरिकों को मंत्रियों, विधायकों और नौकरशाहों के खिलाफ भ्रष्टाचार या कुप्रशासन की शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो यह हो गया। दूसरा पॉइंट आपका, यदि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि पहले या प्रथम लोकायुक्त कौन थे यूपी के रेफरेंस में, तो आपको एक नाम ध्यान रखना है, वह है विश्वंभर दयाल। विश्वंभर दयाल यूपी के प्रथम लोकायुक्त हुए थे। ठीक है, इनका कार्यकाल पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, यह 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल था। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है, लेकिन कई बार यह यूपी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। यूपी पीसीएस में, यूपी मंडी परिषद में आदि परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0, 1, 2 या फिर 3। तो आप सभी को बता दें कि अभी तक यूपी में जो महिला मुख्यमंत्री रही हैं उनकी संख्या है 2। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, 2। अब उन 2 मुख्यमंत्रियों के नाम आपको पता होंगे, यदि नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। पहली जो मुख्यमंत्री थी उनका नाम था सुचेता कृपलानी। दूसरी मुख्यमंत्री जो थी उनका नाम था मायावती। ठीक है, मायावती जो कि 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती ही है जो 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, तो आपको दोनों नाम याद हो गए होंगे। फिर से बता रहे हैं, सुचेता कृपलानी और मायावती। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। देखिए, यह प्रश्न देखने में तो बहुत आसान होगा, लेकिन बहुत सिली मिस्टेक कर लेते हैं बहुत से जो स्टूडेंट। तो यह प्रश्न आपको जरूर देख के जाना है। तो बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। सारस है या मोर है या तोता है या कोयल है। तो आप सभी को पता होगा कि यूपी का राजकीय पक्षी कौन है। चलिए देखते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारस। ठीक है, अब हम यहाँ पर यूपी के जितने भी यूपी से संबंधित यहाँ पे पॉइंट हैं वह देख लेते हैं। जैसे कि यूपी का राजकीय चिन्ह यदि पूछा जाए तो वह हो जाएगा मछली एवं तीर कमान। ठीक है, राजकीय पशु यदि पूछा जाए तो वह है, आप ध्यान रखिएगा, बारहसिंगा। राजकीय मछली पूछा जाए तो मोए है, इसे चीतल भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि प्रश्न में राजकीय पक्षी तो बता दिया गया कि सारस है। राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा अशोक है। ठीक है, और यदि राजकीय पुष्प पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा पलाश। इसको ढाक भी बोलते हैं और टेसू का फूल भी बोलते हैं या टेसू का पेड़ भी बोलते हैं। ठीक, टेसू का फूल ही बोलते हैं। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण 2 हो जाते हैं, जैसे कि राज्य मछली पूछ लिया जाए तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। कहीं कहीं पर आपको चीतल भी दिया रहेगा तो कहीं पर मोई दिया रहेगा। इसी प्रकार से राज्य पुष्प में यदि पूछा जाए तो कहीं पर ढाक दिया रहेगा, कहीं पर पलाश, कहीं पर टेसू। तो आपको ये तीनों नाम ध्यान रखने हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो 75 ज़िले हैं यूपी में, उनमें सभी का मुख्यालय उसी नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनका
जिले का नाम दूसरा है और उनका मुख्यालय दूसरी जगह है, तो वो जो जिले हैं उनको याद करना अति आवश्यक रहता है। पहले हम देखते हैं प्रश्न की तरफ, फिर आते हैं हम इसके एक्स्ट्रा पॉइंट की तरफ। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नोएडा। गौतम बुद्ध नगर का ये जो जिला मुख्यालय है वह है नोएडा, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, जैसा कि बताया था कि कुछ मुख्यालय हैं जिनके भिन्न नाम वाले ज़िले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि अमेठी ज़िला है, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा एक ये पिक लगाई गई है जिसमें एक तरफ आपका ज़िले का नाम दिया गया है और उसका मुख्यालय दिया गया है। तो जैसे कि पहले नंबर पर अमेठी है, तो अमेठी का मुख्यालय अमेठी ना होकर गौरीगंज है, तो इसलिए यह कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है और आप गलत उत्तर टिक कर देते हैं। तो आपको यह कुछ महत्वपूर्ण जो भिन्न नाम वाले ज़िले हैं उनको ध्यान रखना है। दूसरा है संत कबीर नगर, इसका मुख्यालय है खलीलाबाद। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध नगर, जैसा कि प्रश्न में था, इसका मुख्यालय है नोएडा। कौशाम्बी का मुख्यालय है मंझनपुर। अंबेडकर नगर का मुख्यालय है अकबरपुर। कुशीनगर का मुख्यालय है पडरौना। कानपुर देहात का मुख्यालय है अकबरपुर माती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर लगा लीजिए। फिर आता है सिद्धार्थनगर, इसका मुख्यालय है नौगढ़। फिर आता है सोनभद्र, इसका मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज। जालौन का मुख्यालय है उरई। फर्रुखाबाद का मुख्यालय है फतेहगढ़ और संभल का मुख्यालय है पवासा, ठीक है। तो यह कुछ यहाँ पर मुख्य नाम थे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मदन मोहन वर्मा, बी ऑप्शन में है पुरुषोत्तम दास टंडन, सी ऑप्शन में है आत्माराम गोविंद, डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोत्तम दास टंडन यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अब यदि बात करें, कभी कभी कई एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है कि सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा है। तो 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं, अच्छे से इसको लिख लेना है आपको। एक नाम है श्री आत्माराम गोविंद खेर, दूसरा नाम है केसरीनाथ त्रिपाठी। ये 3 बार दोनों लोग अध्यक्ष रहे हैं विधानसभा के, ठीक है, 3 बार। अब हम यदि बात करें कि यूपी विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, अभी हम बात करें यदि मई 2023 तक, मई 2023 में कौन है, तो ध्यान रखिएगा नाम सतीश महाना यूपी विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। 4 ऑप्शन है, राजकीय संग्रहालय लखनऊ, बी ऑप्शन है राजकीय संग्रहालय मथुरा, सी ऑप्शन है राजकीय संग्रहालय झांसी और डी ऑप्शन है स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजकीय संग्रहालय लखनऊ, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है राजकीय संग्रहालय लखनऊ, ए ऑप्शन। अब यदि हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी सन 1863 में। सन 1863 में इसकी स्थापना की गई थी। अब यदि बात करें कि वर्तमान में कुल कितने राजकीय संग्रहालय हैं यूपी में, तो ध्यान रखिएगा 16, ठीक है, 16। यदि बात करें कि उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय जो होता है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा सन 2002 में, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यदि पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, तो सन 2002 में। यदि पूछा जाए कि वर्तमान में कुल कितने राजकीय संग्रहालय हैं यूपी में, तो वो हैं 16, ठीक है। इसी प्रकार से राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना सन 1863 में की गई थी। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। अब बताना है कि यूपी में कितने राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में 1, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में 3, डी ऑप्शन में 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में टोटल 3 बौद्ध संग्रहालय हैं, ठीक है। अब ये बौद्ध संग्रहालय यूपी में कहाँ कहाँ है यह भी आपको जानना जरूरी है, पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका पहला तो है राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में हो गया, फिर राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर, फिर है राजकीय बौद्ध संग्रहालय सिद्धार्थनगर। तो इन 3 जगहों पर राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं यूपी में, ठीक है। गोरखपुर, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर, यह तीनों जिलों का नाम आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है बताना है। ए ऑप्शन में बरेली, बी ऑप्शन में कानपुर, सी ऑप्शन में है अलीगढ़ और डी ऑप्शन में है झांसी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बरेली। बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है। अब यह ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान पूछा गया है, तो वह यूपी के बरेली में है। ठीक है दोस्तों, कुछ केंद्र हैं और उनके ऑफिस या वह कहाँ स्थित हैं यह दिखा गया, मतलब इसमें दिखाया गया है केंद्र संस्थान। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि सीरियल वाइज चलते हैं हम लोग। पहला दिया गया है राज्य पशु उत्थान केंद्र बरेली में है, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में है। यह कई बार पूछा गया है इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बात करें यदि पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। महोबा में यूपी में सबसे ज़्यादा पान कहाँ उत्पादित होता है, महोबा में, तो वहीं जो है पान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र भी है। ठीक है, फिर बात करें यदि दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा कल्याणपुर कानपुर में है। ठीक है, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जैसा कि अभी प्रश्न में था बरेली में है। फिर अगला है चारागाह एवं चारा अनुसंधान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे लगाइएगा, यह है झांसी में, कई बार प्रश्न पत्र में यह पूछा गया है। फिर अगला है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो वह है लखनऊ में, लखनऊ जो कि यूपी की राजधानी है सभी को। यहाँ पर यदि पूछा जाए कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नतम नगरीय आबादी वाला, यहाँ पर सर्वाधिक तो आपका हो गया सर्वाधिक आबादी वाला गाजियाबाद नगरीय आबादी वाला, लेकिन यदि निम्नतम आबादी वाला पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा उसका नाम है श्रावस्ती। ठीक है, क्या नाम है, श्रावस्ती। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले यहाँ पर यूपी जनगणना के 2011 के बारे में कुछ पॉइंट हैं, यह देख लें जो कि महत्वपूर्ण है। जैसे कि पूछा जा सकता है कि यूपी का जनघनत्व कितना है, तो ध्यान रखिएगा 829। लिंगानुपात पूछा जाए तो 912, 1000 पुरुषों में 912 फीमेल। ठीक है, तो यदि पूछा जाए लिंगानुपात कितना है यूपी का, तो 912 आप बताएंगे। साक्षरता पूछी जाए यूपी की तो 67.72, ठीक है, 67.72%। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या यदि पूछा जाए तो घटते क्रम में, मतलब आरोही क्रम में, तो सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट नंबर पे आएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज की, दूसरे नंबर पर आएगा मुरादाबाद, तीसरे नंबर पर आएगा गाजियाबाद। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या के क्रम में। फिर यदि न्यूनतम जनसंख्या के क्रम में पूछा जाए तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या है महोबा की, उसके बाद चित्रकूट की। ठीक है, फिर यदि पूछा जाए सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है, तो ध्यान रखिएगा पहले नंबर पर गौतम बुद्ध नगर, दूसरे नंबर पर कानपुर नगर। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता। फिर यदि पूछा जाए न्यूनतम साक्षरता, तो ध्यान रखिएगा न्यूनतम साक्षरता है श्रावस्ती की, उसके बाद बहराइच की। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है 20.46%, बी ऑप्शन में है 17.69%, सी ऑप्शन में है 22.19% और डी ऑप्शन में है 20.22%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20.22%। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है। ठीक है, तो सबसे अधिक साक्षरता किस जिले की है वह बताना है। तो जैसा कि अभी पिछली स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूपी में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ऐसे कितने नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख है या 10 लाख के ऊपर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। ठीक है, 7 हैं, ध्यान रखिएगा। यदि चलें अपने अगले प्रश्न की तरफ, तो अगला प्रश्न है कि 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। पिछली स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वह है महोबा। ऑप्शन नंबर बी इसमें एकदम सही उत्तर हो जाएगा, महोबा। ठीक है,
प्रश्न है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है, ए ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु नाट्य अकादमी, बी ऑप्शन में दिया गया है भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, सी ऑप्शन है ललित कला अकादमी और डी ऑप्शन में है संगीत नाटक अकादमी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर भारत खंडे 2 बार लिख दिया गया है, तो एक बार आप इसको कट कर सकते हैं, एक ही बार पढ़ना है। भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है और यूपी समीक्षा अधिकारी या मतलब कि आरओ में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताना है कि किस महीने में मनाया जाता है ताज महोत्सव। ताज महोत्सव फरवरी में मनाया जाता है। यूपी में ताज महोत्सव फरवरी में मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरवरी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है। ध्यान रखना है, फसल कटाई के समय बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है। ए ऑप्शन है कर्मा, बी ऑप्शन है शेरा, सी ऑप्शन है छोलिया, डी ऑप्शन जोगनी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरा। शेरा या शेरा भी इसे पढ़ा जाता है। यह बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब आपको कुछ लोक नृत्य और उनके क्षेत्र बताते हैं जो कि यूपी में होते हैं। जैसे कि शेरा नृत्य अभी बताया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में, धुरिया नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र में, राई नृत्य बुंदेलखंड में। ये जो ऊपर के जो 7-8 जो लोक नृत्य हैं यह बुंदेलखंड में ही हैं, आप देख लीजिए। राई हो गया, फिर देवी नृत्य बुंदेलखंड, पाई डंडा नृत्य इंपॉर्टेंट है या बुंदेलखंड, ख्याल नृत्य बुंदेलखंड और कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड में। फिर यदि कलाबाजी नृत्य की बात करें तो यह अवध क्षेत्र में प्रचलित नृत्य है। झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र का, रास नृत्य यह भी ब्रज क्षेत्र का, चरकुला नृत्य यह भी ब्रज क्षेत्र का। बाकी के बचे हुए चारों जो नृत्य हैं यह पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित हैं, जैसे कि कट घोड़वा नृत्य, नटवरी नृत्य, धोबिया नृत्य और धीवर नृत्य, यह जो है यह सब पूर्वांचल से संबंधित हैं। फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट या ये जो लोक नृत्य है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न है कि सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महेंद्र नाथ सिंह ने, बी ऑप्शन में नंद किशोर शर्मा ने, सी ऑप्शन में शिवनंदन नौटियाल ने और डी ऑप्शन में विश्वनाथ मेहता ने। तो सत्यम शिवम सुंदरम या जो है यह चित्र, इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना की थी शिवनंदन नौटियाल ने, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। अब वहाँ पर वर्षा में किया जाने वाला लोक नृत्य था और यहाँ पे लोकगीत की बात होती है, तो आपको यूपी के प्रमुख लोक नृत्य, लोकगीत और त्यौहार यह तीनों अच्छे से पढ़ के जाना है। इनसे एक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो ए ऑप्शन में दिया गया है कजरी, बी ऑप्शन में बिरहा, सी ऑप्शन में रसिया और डी ऑप्शन में चैती। तो हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोक गीत कौन सा है, ठीक है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कजरी। कजरी उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ क्षेत्रों के महत्वपूर्ण लोकगीत जो गाए जाते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि पहला आपको लिखा दिख रहा होगा बुंदेलखंड क्षेत्र। यहाँ आल्हा, पवारा, हरदौल, इसुरी और फाग गाए जाते हैं। इन सभी दिए गए लोकगीतों में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह आपका आल्हा, फाग, इसुरी और पवारा, ठीक है। फिर यदि हम बात करें पूर्वांचल क्षेत्र की तो यहाँ बिरहा, दादरा, सुहानी, चैती, चौलर, झूला और नटका, ठीक है। फिर यदि बात की जाए रुहेलखंड क्षेत्र की तो यहाँ जो संबंधित लोकगीत है वह है बहर, तबील, लावड़ी, ठीक है। अवध क्षेत्र की बात की जाए तो सोहर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कव्वाली, संस्कार गीत और नाटक।
ये नाटक और नटका इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। नटका याद रखिएगा पूर्वांचल क्षेत्र में और नाटक अवध क्षेत्र में। फिर आगे अगला क्षेत्र है वह है ब्रज। ब्रज में झूला, होरी, फाग, रसिया और अंगुरिया। ठीक है, यह कुछ महत्वपूर्ण लोकगीत आपको ध्यान रखने हैं। फिर अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन में देवीपाटन, बी ऑप्शन कौशाम्बी, सी ऑप्शन कुशीनगर और डी ऑप्शन सारनाथ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी। कौशाम्बी में मतलब कि यूपी के कौशाम्बी में जैन एवं बौद्ध दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे? ठीक है, एटा घराने के थे या इटावा के या औरैया के या फिर फिरोजाबाद के? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इटावा। इनायत खां या इटावा घराने से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो प्राचीनतम जीवंत नगर है वह है वाराणसी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यह एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? ए ऑप्शन में अगस्त ऋषि, अगस्त्य होता है, बी ऑप्शन में भरद्वाज, सी ऑप्शन में भृगु और डी ऑप्शन में गौतम। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, भृगु ऋषि। भृगु ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं। ए ऑप्शन गोंडा, बी ऑप्शन अयोध्या, सी ऑप्शन गोरखपुर और डी ऑप्शन वाराणसी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर कारागार जेल में। फिर अगला प्रश्न है और इस सीरीज का इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज या फिर अयोध्या। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कासगंज। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में, यूपी के कासगंज में हुआ था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।